हेलो सभी का हमारे चैनल सिविल बेसिक्स 21 में स्वागत है। आज से मैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर विषय पर लेक्चर प्रारंभ कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आना चाहिए। तो समय को बिना गंवाए हुए मैं लेक्चर प्रारंभ कर रहा हूँ और आपसे उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जो है देते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे TOS शॉर्ट में जानते हैं के नाम से। और इसमें से सबसे पहले हम फिक्स्ड बीम का चैप्टर ले रहे हैं। फिक्स्ड बीम के बारे में कुछ एंड मोमेंट्स हमको याद करने पड़ते हैं। इनका प्रयोग प्रायः अगले बहुत सारे चैप्टर्स में करना पड़ता है। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट की जानकारी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर विषय के अंतर्गत बहुत आवश्यक है। इसके फार्मूले कंठस्थ हो जाने चाहिए। इसलिए पहले कंसेप्ट को समझते हुए हम फिक्स्ड एंड मोमेंट की गणना करने का प्रोसीजर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिक्स्ड एंड मोमेंट पहले होता क्या है, इसका मतलब समझ लें। फिक्स्ड एंड मोमेंट एक यहाँ पर ये बीम है, सिंपली बीम थी, ये बीम है और जो कि सिरे पर फिक्स है, यानी इसके सिरे जकड़ दिए गए हैं यहाँ पर मजबूती से, रिजिडली। तो जिसके कारण अगर ये बीम यहाँ पर नीचे को झुकना चाहती है तो ये इस स्थान पर यानी बिंदु A पर ये नीचे को बेंड नहीं होती, यहाँ से ये सीधी ही रहती है। इसमें जो बीम में कर्वेचर आता है इसके आगे से प्रारंभ होता है। तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ तब ये नीचे को झुकती है, लेकिन इस स्थान पर जो है इसमें कर्वेचर नहीं आता। तो ये फिक्स सिरे के कारण होता है। तो यहाँ से यहाँ तक बीम में जो नमन है, बेंडिंग है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन होने की वजह से इसका कारण है कि इस सिरे पर एक आघूर्ण हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कार्य करने लगता है। ये आघूर्ण ही इस बीम को क्षैतिज स्थिति में बनाए रखता है। इसी तरीके से एक आघूर्ण जो है मोमेंट हमारा B सिरे पर कार्य करने लगता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कार्य करता है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कार्य करता है। इन दोनों का सिद्धांत ये है। अच्छा, बीम में का कर्वेचर पहले पूरा समझ लें। बीम का कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक आता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह से यहाँ तक ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्वेचर आता है, यानी इस कर्व का सेंटर इस साइड में होगा, इस कर्व का सेंटर इधर होगा। इसके बाद ये हमारे दोनों जो है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर हैं, नति परिवर्तन बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो इस बीम में जो कर्वेचर होगा ये अपवार्ड डायरेक्शन में होगा, यानी इसका सेंटर ऊपर की ओर होगा। तो ये अपवार्ड कर्वेचर है। और A से यहाँ तक ये हमारा डाउनवर्ड कर्वेचर है, ये डाउनवर्ड कर्वेचर है। तो इस कर्वेचर के बाद से यहाँ से कर्वेचर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यही हमारा मूवमेंट। अब इस मूवमेंट को समझें यहाँ पर कि ये मूवमेंट जो है किस तरह से कार्य करता है और ये कब उत्पन्न होता है। एक बीम अगर है, इसके सिरे फिक्स हैं और बीम पर कोई लोड नहीं लगाया गया, तो इसके सिरों पर भी कोई आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा, कोई मूवमेंट उत्पन्न नहीं होगा। ये मूवमेंट केवल तभी उत्पन्न होता है जब बीम पर बाहर से लोड लगाए जाते हैं। वो लोड हमारे चाहे यूडीएल के फॉर्म में हो, चाहे पॉइंट लोड के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जब लोड लगते हैं तो बीम नीचे को बेंड करने का प्रयास करती है और उसी समय ये मूवमेंट इसके सिरे फिक्स होने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं विपरीत दिशा में। ये इस बीम को नीचे से झुकने की प्रवृत्ति का विरोध करते हैं, नीचे को न झुके, यानी ये आघूर्ण का प्रयास होता है कि बीम जिस डायरेक्शन में पहले से जुड़ी हुई है उसी डायरेक्शन में बनी रहे, नीचे को न झुके। तो ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट है दोनों। अब फिक्स्ड एंड मूवमेंट के कारण इसमें कर्वेचर किस तरह का उत्पन्न हुआ सिरे पर, ये देख लें। ये इस तरह का उत्पन्न हुआ है, ये कर्वेचर यहाँ पर। तो ये कर्वेचर क्या है, कन्वेक्सिटी अपवार्ड है, ऊपर की ओर है। इस कर्वेचर की कन्वेक्सिटी ऊपर की ओर है और ये जो एक आकृति बन रही है, एक हॉग बन रहा है,
और हॉग का मतलब होता है टीला यानी शिखर। तो ये हॉग यानी टीला या शिखर या चोटी कह सकते हैं, इसको रिज भी कह सकते हैं। तो ये हॉग की ये मीनिंग है, और हॉग शब्द से ही ये हमारा हॉगिंग मूवमेंट कहलाता है, जिसमें कन्वेक्सिटी ऊपर की ओर होती है यानी उत्तलता ऊपर की ओर होती है। ऐसे मूवमेंट हमारे नेगेटिव कहलाते हैं। इन मूवमेंट का चिन्ह जो है नेगेटिव लिया जाता है, और इन मूवमेंट को हम हॉगिंग मूवमेंट बोलते हैं। दूसरे मूवमेंट वो होते हैं जो सैगिंग उत्पन्न करते हैं। सैग मीन्स झोल होता है, लटकन होता है। जैसे एक रस्सी के दोनों सिरों पर हम पकड़ के कोई भी किसी सिर में बांध दिया जाए तो रस्सी बीच में कुछ नीचे को झुक जाती है, तो ये इस तरह से झुकी हुई प्रतीत होगी। इसमें क्या होता है, कॉन्केविटी अपवर्ड होती है। इसमें जो कर्वेचर है, इसकी कॉन्केविटी जो है अवतलता ऊपर की ओर होती है, और ये एक क्या बना रहे हैं यहाँ पर, सैग झोल बना रहे हैं। ऐसे मूवमेंट जो होते हैं जिसमें कर्वेचर इस प्रकार का होता है, ये सैगिंग मूवमेंट कहलाते हैं, और सैगिंग मूवमेंट का चिन्ह हमेशा प्लस लिया जाता है। तो ये इंड मूवमेंट है। इंड मूवमेंट हमेशा हॉगिंग होते हैं, ये भी हॉगिंग मूवमेंट है। इन दोनों का चिन्ह एक ही लिया जाएगा। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के आधार पर इनके चिन्ह नहीं चुने जाते। तो ये हमारे मूवमेंट हो गए दोनों। अब इस मूवमेंट के बाद यहाँ पर देखिए, इसकी एनालिसिस के लिए ये दो मेथड प्रयोग किए जाते हैं। डबल इंटीग्रेशन मेथड है और दूसरा मोमेंट एरिया मेथड है। तो यहाँ हम जो है डबल इंटीग्रेशन मेथड की ही मदद से इसको सॉल्व करेंगे। हम इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं पूरा इंटीग्रेशन प्रोसीजर से, उसके जो निष्कर्ष हैं जिनका प्रयोग इसमें किया जाता है उसी का प्रयोग करते हुए, जो इसके द्वारा दो फार्मूले सिद्ध किए गए हैं, हम उन्हीं का प्रयोग करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के सबसे पहला उसी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड एंड मोमेंट इन केस ऑफ पॉइंट लोड एट मिड स्पान ऑफ फिक्स्ड बीम। एक ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके मिड स्पान पर पॉइंट लोड W किलो न्यूटन का लगा हुआ है। इसका स्पान L है, इसके दोनों सिरे फिक्स हैं। फिक्स सिरे पर जैसे ही लोड लगेगा वैसे ही फिक्स्ड मूवमेंट उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी यानी एंटी क्लॉकवाइज होगी, और इसकी हमारी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से ये इंड मूवमेंट हो गए, ये रिएक्शन हो गई RA, और ये RB रिएक्शन हो गई, MA और MB ये मूवमेंट हो गए। अब इसके लिए इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि हम इसमें एक्चुअली एनालिसिस का बेसिक सिद्धांत पहले समझ लें। इसकी एनालिसिस का जो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि इस बीम को पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको एक तो सिंपली सपोर्टेड इंड मानते हुए इसके सिरे सिंपली सपोर्टेड कर देते हैं, और इस पर जो एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है केवल वो लगाते हैं। तो एक बीम तो ये होगी, और दूसरा इंड मूवमेंट केवल अलग से लगे हुए हैं और इसके ऊपर अंदर कोई लोड नहीं लगा हुआ है, यानी बीम पर केवल फिक्स किए गए हैं सिरे, और फिक्स के कारण फिक्स्ड मूवमेंट कार्य कर रहे होंगे। तो यहाँ पर MA मूवमेंट लगा दिया गया, यहाँ पर MB मूवमेंट लगा दिया गया। तो इन दोनों मूवमेंट केवल लगे हैं, यहाँ पर केवल लोड लगा है, क्योंकि लोड हमारा अप्लाइड लोड है, एक्सटर्नल लोड है, और ये मूवमेंट हमारे इंड्यूस्ड मूवमेंट हैं, ये उत्पन्न हो गए हैं, ये बाहर से लगाए नहीं गए हैं, सिरे फिक्स होने के कारण उत्पन्न हुए हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये बाहर से लगाया गया लोड ये हमारा क्रिया है, एक्शन है, और ये उसकी प्रतिक्रिया है यानी रिएक्शन है। तो एक्शन और रिएक्शन का कंसेप्ट यहाँ पर है। तो एक्शन वाला यानी जो लोड लगाया गया वो लिया गया सिंपली सपोर्टेड बीम पर, और जो फिक्स्ड मूवमेंट उत्पन्न हुए हैं वो फिक्स्ड बीम पर है। इस तरह से ये इस बीम को हम इन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये बीम प्लस ये इन दोनों का कम्बिनेशन ये चीज़ बनती है। तो अब इसमें जो ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का है, तो इन दोनों के केस में हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम भी इनके बना सकते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम पॉइंट लोड मिडिल पॉइंट पर, इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंतर्गत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट WL/4 होता है, और ये इस तरह का ट्रेंगुलर शेप में ये एक बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इसका बनता है। इधर फिक्स्ड मूवमेंट देखिए, फिक्स्ड मूवमेंट यहाँ पर लोड जो है हमारा सिमेट्रिक होने के कारण, लोड बीचों बीच लगा हुआ है, बराबर दूरी पर है दोनों तरफ से, इसलिए सिमेट्री है, और सिमेट्री होने के कारण ही दोनों मूवमेंट MA और MB ये भी बराबर हो जाते हैं।
जब ये दोनों मूवमेंट बराबर हैं तो यहाँ पर जितनी ये वैल्यू है एम ए की उतनी ही ये वैल्यू एम ए की है, तो ये एम बी की है, तो एम ए और एम बी यहाँ पर बराबर मूवमेंट हैं। ये हमने पूरी लंबाई में एक बराबर मूवमेंट कार्य कर रहा है। ये मूवमेंट चूँकि हॉगिंग मूवमेंट है, हॉगिंग मूवमेंट हमेशा नेगेटिव लिए जाते हैं, तो इस डायग्राम को हम माइनस में लिखते हैं और इस डायग्राम को प्लस में लिखते हैं। ये हमारा फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कहलाता है और इसे म्यू डायग्राम भी कहते हैं। इसे फिक्स्ड इन मूवमेंट, फिक्स्ड इन बीएमडी कहलाएंगे, फिक्स्ड इन बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है। इसे हम म्यू डैश डायग्राम भी कह सकते हैं। ये दोनों डायग्राम बनते हैं। इस डायग्राम का जो म्यू डायग्राम है इसका एरिया हम निकाल लेते हैं, इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। तो ये दोनों के एरिया, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें पहली थ्योरम, अब देखिए पहली थ्योरम थी कि इनके दोनों एरिया आपस में बराबर होते हैं। ये सिद्ध किया गया है बाय इंटीग्रेशन मेथड। हमें उसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, हम इसका प्रयोग करके ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोनों यानी म्यू डायग्राम का एरिया और म्यू डैश डायग्राम का एरिया ये दोनों बराबर होते हैं, यानी ए बराबर ए डैश होता है या ए डैश बराबर ए होता है। तो इसका पहला सिद्धांत है ए डैश बराबर ए, यानी एरिया ऑफ फिक्स्ड इन बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बराबर एरिया ऑफ फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ये स्मॉल ए फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का एरिया है, ए डैश हमारा फिक्स्ड इन बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का एरिया है। इसे हम कह सकते हैं म्यू डायग्राम का एरिया ये है, ये म्यू डैश डायग्राम का एरिया है। यानी ये दोनों एरिया आपस में बराबर करके हम एक इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं अननोन राशियों में। ये एरिया मैंने इस फिगर में बताया कि ये हमारे फिक्स्ड इन मूवमेंट हैं। इस म्यू डैश आर ए का यानी फिक्स्ड इन बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का जो एरिया है इसका एरिया निकाल लेंगे। ये ए डैश है, इसका एरिया निकाल लें। ये फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है, इसका ए है। बस इन्हीं दोनों एरिया को यहाँ पर हम बराबर करेंगे। बराबर करने से देखिए ये हमारा एक रेक्टेंगल है, दोनों भुजाओं का गुणा करने से इसका एरिया निकलेगा एम ए इंटू एल, और ये एक ट्रेंगल शेप में है। तो ट्रेंगल शेप में होने के कारण 1/2 हाइट इंटू बेस एक सिंपल फार्मूला है। तो यहाँ देख लीजिए ये ट्रायंगल शेप में है, 1/2 तो लिखेंगे पहले, इसकी हाइट ये लिख लेंगे। ये हाइट हमारी WL/4 है और बेस हमारा यहाँ से यहाँ तक L है। तो ये वही संख्याएं यहाँ पर लिख ली गई हैं, 1/2 WL/4 इंटू L और ये MA इंटू L। इसमें यहाँ देख लें ये एरिया हमारा रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का एरिया दोनों भुजाओं का गुणा होता है। तो ये भुजा चूँकि बराबर है इसलिए MA ये भुजा ले ली और इस दूरी का गुणा कर दिया, ये L है। तो MA इंटू L इसका एरिया हो जाएगा। बस यही यहाँ पर रख लिया, MA इंटू L बराबर 1/2 WL/4 इंटू L। बस इसको सॉल्व किया, L से ये L ख़त्म हो गया, बस MA की वैल्यू प्राप्त हो गई। MA बराबर WL/8 आ जाएगा। तो MA बराबर WL/8 इस फिगर से स्पष्ट है कि MA और MB चूँकि बराबर हैं, तो यही चीज़ हम यहाँ इक्वेशन में भी लिख लेते हैं। MA बराबर हमने प्राप्त किया WL/8 बराबर इसी को MB लिख दिया। तो MA बराबर WL/8 बराबर MB, यानी MA MB की दोनों की वैल्यू WL/8 के ही बराबर है। अब जब इसमें दोनों की वैल्यू हम यही दो केवल अज्ञात होते हैं, इसी दोनों अज्ञात का मान हमको ज्ञात करना होता है। हमको बेसिक जो इक्वेशन हमारी है A डैश बराबर A, और इसकी दूसरी इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ। पहली इक्वेशन है A डैश बराबर A और दूसरी इक्वेशन है इसकी X डैश बराबर X। इसको समझ, अब ये X क्या है, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जो दोनों डायग्राम हैं, एक ये डायग्राम है, इसका सेंटर CG निकाल लीजिए और इसके CG का किसी एक सिरे से इसकी दूरी ये x कहलाएगी। मान लीजिए A से है तो A से दूरी इसकी x कहलाएगी। अगर हम B से निकालते हैं तो B से इसकी दूरी x कहलाएगी। तो हम A से मानते हैं, A से इसकी दूरी x है,
ये एक्स कहलाएगी। ऐसे ये दूसरा डायग्राम है, इस डायग्राम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालिए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की यहाँ से ए से दूरी ये हमारी एक्स डैश हो जाएगी। तो ये एक्स डैश है और ये एक्स है, ये भी दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये सिद्धांत है, दोनों के एरिया बराबर होते हैं और दोनों के गुरुत्व केंद्र की दूरी किसी भी सिरे से समान होती है। इन्हीं दोनों बेसिक सिद्धांत के आधार पर हम सारी गणनाएं करते हैं। यहाँ चूँकि दोनों के मान एम ए और एम बी ये दो अज्ञात थे, इसमें दोनों के मान बराबर होने की वजह से अज्ञात एक ही रह गया, इसलिए एक ही समीकरण से हमारे दोनों मान ज्ञात हो गए। ए डैश बराबर ए से ही हमको दूसरी इक्वेशन के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब इसके बाद हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। इसकी रिएक्शंस ज्ञात करने के लिए यहाँ देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये इस पर डब्ल्यू लोड लगा हुआ है मिडिल पर। इसकी रिएक्शन जो है हम स्वयं में बहुत पढ़ चुके हैं, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। इसकी रिएक्शन W/2 हो जाएगी, इसकी W/2 सिमिट्री के कारण लोड बीचों बीच में है, इसलिए आधा आधा लोड दोनों तरफ बट जाएगा। तो ये RA1 हम इसको लिखते हैं, RA1 बराबर W/2 RA और RB1 बराबर W/2। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम की रिएक्शन हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, बराबर हैं दोनों। इसके बाद फिक्स्ड इन मूवमेंट की जो रिएक्शंस हम लिख लेते हैं, ये दोनों मूवमेंट बराबर होने के कारण यहाँ पर जो है ये दोनों रिएक्शंस हमारी जीरो हो जाती हैं। इसको समझने के लिए हम पहले यहाँ समझ लें ऐसा क्यों होता है। हम इसमें क्या करें, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए इन फिक्स्ड इन बीम, ये जो बीम है हमारी, इस बीम में हम बी के परता यानी बी के अबाउट हम एक मोमेंट ले लेते हैं। तो जब हम बी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो बी से एक तो ये रिएक्शन है RA2 इंटू एल, ये हमारा ये सिरा ऊपर को उठ रहा होगा। तो ये जब ऊपर को उठ रहा होगा तो इसका मतलब इसमें कर्वेचर इस तरह से आएगा, इसका मूवमेंट सैगिंग होगा। तो ये सैगिंग मूवमेंट के कारण इसका मूवमेंट प्लस में लिखा जाएगा। और ये MA ये हमारा हॉगिंग मूवमेंट है, ये माइनस का MA हो गया, ये हॉगिंग मूवमेंट माइनस में लिखा जाएगा। तो RA2 इंटू एल माइनस MA ये बी बिंदु की परता इसका जो है मूवमेंट हो गया। अब बी बिंदु पर मूवमेंट है कितना, ये हमारा MB के बराबर है। तो जब ये MB है तो इसी को बराबर MB, और MB हमारा स्वयं हॉगिंग मूवमेंट है, तो ये बी बिंदु पर मूवमेंट माइनस MB के इक्वल हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से RA2 बराबर, ये देखिए MA इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो MA माइनस MB अपॉन एल नीचे आ गया। तो RA2 यानी ये रिएक्शन RA2 रिएक्शन जो है ये हमारी क्या प्राप्त हुई, MA माइनस MB अपॉन एल। इसी तरीके से RB2 ये रिएक्शन जो है ये कितनी प्राप्त होगी, MB माइनस MA अपॉन एल, MB माइनस MA अपॉन एल। इसको याद रखने का एक सबसे बेस्ट मतलब एक मेथड है, आप इसको शब्दों में इस तरह से याद रखें जैसे फिक्स्ड इन मूवमेंट के कारण अगर हमको ए सिरे पर प्रतिक्रिया ज्ञात करनी है तो ए सिरे का मूवमेंट में से अपोजिट सिरे का मूवमेंट घटा दीजिए, यानी MA माइनस MB कर दीजिए और स्पान से भाग लगा दीजिए, ये रिएक्शन आपको डायरेक्ट ज्ञात हो जाएगी। बार बार इक्वेशन बना करके सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती, आप सीधे इसका जो फिक्स्ड इन मूवमेंट आया है इसमें से ये बी बिंदु का फिक्स्ड इन मूवमेंट घटा करके स्पान से भाग लगाइए, ये रिएक्शन ज्ञात हो जाएगी। इसी तरीके से जब इसमें से इसको घटाएंगे और स्पान का भाग लगाएंगे तो ये रिएक्शन ज्ञात हो जाएगी। चूँकि MA और MB यहाँ पर बराबर हैं इसलिए इस जीरो हो गया, और जीरो होने की वजह से ये RA2 जीरो हो गया और RB2 जीरो हो गया। तो ये फिक्स्ड इन मूवमेंट के कारण ये दोनों रिएक्शंस जीरो हो जाती हैं। तो टोटल रिएक्शन अब क्या कहलाएगी, RA ये RA बराबर RA1 प्लस RA2 इन दोनों के जोड़ के बराबर होती है। इसी तरीके से RB बराबर RB1 और RB2 इन दोनों के जोड़ के बराबर ये RA होता है। तो यही यहाँ पर लिखा RA बराबर RA1 प्लस RA2 बराबर RA1 का मान W/2 है और RA2 जीरो हो गया। ऐसे RB1 का मान W/2 है, RB2 जीरो हो गया, ये हमारा W/2 ही बना रहा। तो इस तरह से ये हमारी दोनों रिएक्शंस हमने ज्ञात कर ली। रिएक्शंस ज्ञात कर लेने के बाद अब इसमें एक्चुअली करना क्या होता है, अब इस पर फिगर में देखिए, ये हमारा प्लस का डायग्राम है, म्यू डायग्राम है, ये म्यू डैश डायग्राम है।
इन दोनों डायग्राम को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराते हैं। तो ओवरलैप जब हम कराएंगे तो ये प्लस का डायग्राम है, ये माइनस का है। जब इसको ओवरलैप कराएंगे तो जो कॉमन पोर्शन होगा वो तो हमारा नल हो जाएगा। तो अब जब यहाँ पर ये बना लीजिए, ये बेस लाइन बना लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए, ये हमने ये डायग्राम बना लिया, और जब हमने इसको इसके ऊपर ओवरलैप किया तो ये हमारा ये लाइन इस तरह से प्राप्त हो गई। अब इसमें जो ये हिस्सा है बीच का, ये हमारा दोनों में शामिल था, इसलिए ये इसमें कोई भी डायग्राम नहीं बनेगा। इसके अलावा ये देखिए, ये जो हिस्सा बचा है ये माइनस में से बचा है, यानी इस डायग्राम का हिस्सा है, तो ये इसके अंदर माइनस लिख दीजिए। और इसके ऊपर का जो डायग्राम होगा ये हमारा प्लस में से बचा हुआ है, इसलिए इसको प्लस लिख देंगे। ये माइनस में से बचा है, ये माइनस लिख देंगे। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये है, यानी यहाँ पर ये वैल्यू है, फिर ये घटते हुए जीरो हुई, फिर बढ़ते हुए मैक्सिमम हो गई, यहाँ से फिर जीरो हुई, और यहाँ से यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर इस तरह का हमारा ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। अब ये वैल्यू हमको मालूम है ऑलरेडी एम ए के बराबर है, और एम ए का मान यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ है, WL/8। ये WL/8 है, और ये हाइट आप टोटल जानते हैं WL/4 है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, WL/4 है। ये WL/8 है, तो यहाँ भी WL/8 हो गया। इसमें से ये दूरी घटा देंगे तो ये बची हुई दूरी घटे, तो WL/4 में से जब WL/8 घटाएंगे तो वो WL/8 ही बचेगा। तो ये इतना प्लस में कितना है मैक्सिमम, WL/8 यहाँ पर हो गया। तो ये हमारा एक डायग्राम बना है, ये WL/8 है, ये भी WL/8 है। ये दोनों बराबर हैं भुजाएं। बराबर भुजाएं होने के कारण ये जीरो वाला पॉइंट इन दोनों के मिडिल पॉइंट पर आ जाएगा। तो इस तरह से यही हमारा नति परिवर्तन बिंदु भी है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। एक ये है, एक पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर ये है, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो होती है। ये आपको SOM से मालूम है कि जिन बिंदुओं पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है उन्हीं बिंदुओं पर जो है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर स्थित होता है। तो ये पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर हो गए। इनकी दूरी भी बता दीजिए। ये तो सिमेट्री से ही L/4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक L/2 है, इसका आधा L/4 हो जाएगा। इसमें गणना करने की ज़रूरत नहीं होती, हम इसको अननेसेसरी सॉल्व करें डायरेक्ट। जब सीधा सीधा मालूम है कि L/2 का हाफ है तो ये L/4 डायरेक्ट लिख दीजिए। ये पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर की पोजीशन हो गई। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर हम ये लिख सकते हैं, फिगर में ही दर्शा दीजिए, और यहाँ शब्दों में भी लिख दीजिए पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर एट L/4 फ्रॉम बोथ एंड, दोनों सिरों से L/4 दूरी पर है। अब इसके बाद इसमें केवल हमको एक चीज़ याद करनी और शेष रह जाती, कभी कभी याद करनी होती है अगर पूछा जाता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है। अगर फिक्स्ड इन मूवमेंट केवल गणना करनी है तो हमको बस इसी जगह तक हमको केवल गणना करनी है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब स्पेशली पूछा जाए तब हमको गणना करनी होती है, और इस केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की गणना करने के लिए हमको वही डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाते हैं। तो ये हमने बीम ली, अपने जो ओरिजिनल बीम दी हुई थी, इसको देख लें। इस पर हमने ए सिरे से x दूरी पर एक सेक्शन कंसीडर किया। ए सिरे से x दूरी पर एक जनरल सेक्शन कंसीडर किया। अब हम इसी बिंदु पर इसके बाईं तरफ के जो भी बल लग रहे हैं या मूवमेंट लग रहे हैं, इन सब का मूवमेंट लेकर के यही जनरल इक्वेशन बेंडिंग मूवमेंट की हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हमको इक्वेशन बनानी होगी। एक तो ये रिएक्शन लिखनी होगी RA इंटू एक्स। अब RA का मान अभी हमने यहाँ निकाल के बताया था, W/2 है, तो ये हो गया W/2 इंटू एक्स। और ये मूवमेंट कैसा है, सैगिंग मूवमेंट है, क्योंकि ये ऊपर को उठा रहा है तो ये सिरा ऐसे आएगा, यानी इसमें सैगिंग ऊपर की ओर है। तो सैगिंग ऊपर की ओर है यानी सैग हो रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट कहलाएगा। तो ये प्लस चिन्ह के साथ होगा W/2 इंटू एक्स। और दूसरा MA, ये हमारा हॉगिंग मूवमेंट है, तो माइनस MA। तो ये हम इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यही इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, W/2 इंटू एक्स, ये प्लस में लिखा हुआ है, सैगिंग मूवमेंट है,
और ये WL/2 ये MA की वैल्यू है, MA का मान WL/8 है, तो माइनस का W/8, ये हमारा जनरल इक्वेशन हो गई। और इसको EI d2y/dx स्क्वायर के बराबर हम रख लेते हैं। ये हमारी जब इक्वेशन बन गई मूवमेंट इक्वेशन, इसका हम इंटीग्रल कर देते हैं। EI dy/dx बराबर W/2 इंटू x² माइनस WL/8 इंटू x प्लस C1 एट x इजिकल टू 0 dy/dx इजिकल टू 0। x यानी 0 पर, यानी इस पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन होता है बीम का फिक्स होने के कारण शून्य होता है, इसलिए dy/dx यहाँ पर 0 है। तो जब dy/dx इधर 0 हो गया, x 0 हो गया, तो C1 हमारा यहाँ पर हमको 0 प्राप्त हो गया। तो C1 की वैल्यू 0 आ गई। अब हमारी इक्वेशन केवल इतनी बची। इसका हम फिर से डिफरेंशियल कर देते हैं, फिर से समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रल। इक्वेशन हमने लिख ली, इसका हमने समाकलन किया। EI इंटू वाई बराबर ये W/4 इंटू x³/3 हो जाएगा, माइनस WL/8 लिखने के बाद ये x है, तो x का समाकलन कितना हो जाएगा, इंटीग्रल x²/2 हो जाएगा, प्लस एक नया कांस्टेंट C2 रख लेंगे। अब इसके बाद फिर हम एट x इक्वल टू 0 y इज आल्सो इक्वल टू 0, x 0 पर y का मान भी शून्य है। तो जब हम x y के मान इस समीकरण में रखेंगे तो ये C2 हमें 0 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। अब जब C2 का मान 0 प्राप्त हो गया तो इसी इक्वेशन को हमने लिख लिया, EI इंटू वाई बराबर W/12, ये 4×3=12 हो गया, तो W/12 इंटू x³ माइनस WL/16 इंटू x²। बस ये हमारा डिफ्लेक्शन के लिए इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब हमारा बीम, इसमें देखें डिफ्लेक्शन एक्चुअली मैक्सिमम है कहाँ पर। इस बीम में जो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा ये मिडिल पॉइंट पर ही होगा, क्योंकि यहीं पर बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा है। तो मिडिल पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C। तो यहाँ पर ये हो गया, y मैक्सिमम की वैल्यू मिडिल पॉइंट पर निकाल देंगे। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट C मिड पॉइंट, जहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, L/2 के बराबर हो जाएगी। तो इसी इक्वेशन में x का मान L/2 रख लेने पर हमको C पॉइंट पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू इसी समीकरण से प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसको हम YC लिखेंगे। और यहाँ इसी इक्वेशन में जहाँ कहीं भी x आया है उस x के स्थान पर L/2 लिख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने से ये WL³/192 आ गया। यहाँ से YC का मान आ गया 1/192 यानी 192, 1/192 WL³/EI। ये EI चूँकि इस साइड में था, नीचे आ गया, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। ये डिफ्लेक्शन हुआ फिक्स्ड बीम के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू है। यहाँ पर देखिए, आपने सिंपली सपोर्टेड बीम का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉइंट लोड एट द मिड पॉइंट के केस में पढ़ रखा है, वो WL³/48 EI होता है, वो 48 EI होता है। ये सिंपली सपोर्टेड के लिए है। इसी में 1/4 से अगर हम गुणा कर दें तो ये संख्या बन जाती है। इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला कि जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है उसका 1/4 डिफ्लेक्शन फिक्स्ड बीम का होता है। तो ये तो निश्चित समझ लीजिए कि जब बीम हमारी सिंपली सपोर्टेड से फिक्स कर दी जाती है दोनों सिरे पर, तो फिर डिफ्लेक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। तो यही यहाँ पर प्रूफ हो गया है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में डिफ्लेक्शन ज़्यादा है और फिक्स्ड बीम में उसका 1/4 ही डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है। तो ये हमारा पॉइंट लोड एट द मिड पॉइंट पर था। इसके बाद फिक्स्ड इन मोमेंट इन केस ऑफ यूडीएल। अब अगर हम वही क्वेश्चन यूडीएल के लिए हल करते हैं तो यहाँ पर यूडीएल लगा लीजिए पॉइंट लोड की जगह। बाकी सारे कंसेप्ट वही हैं, इसमें कुछ भी आपको नया नहीं करना है। ये इक्वेशन सेम टू A' बराबर A करके MA बराबर MB ये डायरेक्ट निकल आएगा। और इसका मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट फिर हम दोनों को ओवरलैप करके ये WL²/8 होता है। 8 में से ये वैल्यू घटा देंगे तो यहाँ की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का इसका फार्मूला जो आएगा वो 1/384 WL⁴/EI आएगा। और इसका मान
जो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए इसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है उसका 1/5 भाग होता है। तो इसमें 1/5 भाग ही केवल डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है सिंपली सपोर्टेड बीम की तुलना में। तो ये हमने केवल रिजल्ट आपको हिंट कर दी है। आप उसी जिस क्रम में पिछला क्वेश्चन किया है उसी क्रम में ये क्वेश्चन आपको अपने हाथ स्वयं करके प्रैक्टिस करनी है कि ये रिजल्ट आते हैं या नहीं आते हैं। तो इसका अभ्यास आप स्वयं कर लें, क्योंकि कोई भी नया स्टेप इसमें नहीं है, उन्हीं चरणों का पालन करते हुए तो इसको करना है। तो आज हम इसको यहीं पर क्लियर करते हैं। अगले वीडियो में हमें एक इसेंट्रिक लोड के बारे में बताएंगे कि उसमें किस तरह से गणनाएं करनी होंगी। थैंक यू।